हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम चैप्टर कर रहे थे पार्ट 14 खान पान की बदलती तस्वीर। चैप्टर हमने सारा कर लिया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, जो है खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या अर्थ है। तो ये सेम मैंने आपको आंसर जो बताया था, खान पान की मिश्रित संस्कृति का अर्थ है अपने स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजनों को भी अपनाना और उन्हें भी अपने भोजन में स्थान देना मिश्रित संस्कृति है। सिंपल एज इट इज कि 2-3 लाइनों का है और आपको क्लियर भी हो गया है कि मिश्रित संस्कृति क्या है। जब हम अपने स्थानीय व्यंजन प्लस जो दूसरे देशों से या प्रदेशों के व्यंजन है उनको भी खाते या बनाते हैं, तो ये क्या है, मिश्रित संस्कृति है। आगे खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, मेरे ख्याल से ये भी हमने कर लिया था। खान पान के बदलाव के फायदे क्या हैं आपको बताया था मैंने कि हमें तरह तरह का खाना खाने को मिल जाता है। हमारी जो कुशलता है खाना बनाने में वो बढ़ती है जब हम नई नई चीजें ट्राई करते हैं। और किसी को भी पूरे भारतवर्ष में एकता की बात आती है कि कहीं उत्तर भारत का खाना दक्षिण में मिलता है और दक्षिण भारत का खाना उत्तर में अवेलेबल है या मिलता है, तो इस तरह किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। जब हम कोई नई चीज अपने प्रदेश में लेके आते हैं, लोगों को उसकी जानकारी मिलती है और हमारा भी आर्थिक रूप से फायदा होता है। ये जो फायदे हैं वो हमने कर लिए थे। उसका अगला पार्ट देखो, ये रह गया था, लेखक इस बदलाव से चिंतित क्यों है। फायदे आप लिखोगे, मैंने आपको एक बार नहीं 5-6 बार बार हमने क्लास रिपीट करके इस क्वेश्चन को किया है। एक बार फिर से आप अपने साथी के मुंह से सुन लें, बानी एक बार रिपीट करें कि इसके क्या फायदे हैं। बानी। यस मैम। हाँ, इसके फायदे एक बार इनको बता दो, उसके बाद हम इसी का अगला पार्ट करेंगे, लेखक इस बदलाव से चिंतित क्यों है। हम अपने ही राज्य में अपने घर में बैठे बैठे अलग अलग प्रदेशों के व्यंजन चख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। वेरी गुड। अगर किसी का ट्रांसफर हो गया है जैसे, तो आप से 1 मिनट आंसर इस तरह लिखोगे बानी, अगर किसी का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर के स्पेलिंग आते हैं आपको हिंदी में? कैसे लिखोगे, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? अगर कोई दक्षिण भारत से पूर्व भारत में जाता है तो उसको खान पान खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आजकल हर प्रदेश की चीज बाकी प्रदेशों में भी मिलती है। हाँ, अगर हम सरसों का साग खाते हैं तो वह सरसों का साग दक्षिण भारत में भी मिल जाता है। और हमारे प्रदेश में भी इडली डोसा मिल जाता है, इसलिए किसी को तकलीफ नहीं होगी। इससे लोग अलग अलग चीजें बनाने में कुशल होंगे और अपना योगदान इसमें देंगे। हम आर्थिक स्थिति से भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग चीजें अपने प्रदेश में लेकर आएंगे तो लोगों का उसकी तरफ दिलचस्पी बढ़ेगी और वह हमारे पास ही आएंगे और हम नए व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश। 4 पॉइंट है, चारों आपने बहुत क्लियरली सबको बताए हैं। आपको अपनी भाषा में लिखने हैं। 7th क्लास है, कोई छोटी क्लास नहीं है कि आपको मैं डिक्टेट करूंगी या ब्लैक बोर्ड पे लिखाऊंगी। आपको चारों पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ गए हैं, तो अब आप ध्यान रखेंगे कि आपकी भाषा अपने हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, आप बदली लिख सकते हैं, तबादला लिख सकते हैं, दिलचस्पी या रुचि ले सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं स्पेलिंग पता चलते तो प्लीज पूछ लिया करो। रुचि इस तरह लिखते हैं हम, ठीक है। बदली इस तरह लिख सकते हैं। तबादला, दिलचस्पी। क्लियर है?
अब इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, लेखक इस बदलाव से चिंतित क्यों है। एक ही कारण हमने देना है, लेखक इस बदलाव से चिंतित क्यों है, वो एक कारण कौन बताएगा। हाँ ऋषिता, आदित्य, पहले ऋषिता बताए। यस मैम, लेखक इस बदलाव से चिंतित इसलिए है क्योंकि इसके कई नुकसान हैं, जैसे कि स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है, और खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। टू गुड, एक्यूरेट आंसर। नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में भूलती जा रही है और व्यंजनों में शुद्धता की कमी होती जा रही है, इसलिए वो चिंतित है। हाँ जी आदित्य। मैम ये सेकंड क्वेश्चन है। तूने बुक खोली है? सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, उसमें दो पार्ट है बेटा। एक ये है खान पान में बदलाव के क्या फायदे हैं, साथ में ही अगला उन्होंने दिया है लेखक इस बदलाव से चिंतित क्यों है। ठीक है, तो हम इसको साथ में ही लिखेंगे, पहले फायदे लिखेंगे, अगला पैराग्राफ अरेज करके हम लिख देंगे कि लेखक इस बदलाव से चिंतित इसलिए है क्योंकि इस वजह से स्थानीय व्यंजन जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी या नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में भूलती चली जा रही है और भोजन की जो शुद्धता है वो खत्म होती जा रही है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। लो जी अगला क्वेश्चन आ गया जो हमने बहुत बार किया है, हरजीत बोले। यस मैम, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वह व्यंजन जो स्थानीय पसंद या भी उपलब्ध साधनों के आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई के पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, व आगरा के पेठे नमकीन, तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियां। एक्यूरेट आंसर। खान पान क्या स्थानीयता का क्या मतलब है, वो व्यंजन जो उस प्रदेश में बनाए और खाते चले आ रहे हैं काफी टाइम पहले से, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जो उस प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है ना। ओके, तीनों क्वेश्चन डन। अभी फटाफट किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। पार्ट 15 नीलकंठ, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत लंबा चैप्टर है, कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। इस 3-4 क्वेश्चन ये तकरीबन, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट है, तो इन 3 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। आई थिंक ये महादेवी वर्मा का ही लिखा हुआ है, देखते हैं। चलिए एक बार फिर से सारे क्वेश्चन मैं दोहरा रही हूं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या अर्थ है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का अर्थ है स्थानीय व्यंजन के साथ साथ बाहर प्रदेशों के व्यंजनों को भी अपने भोजन में स्थान देना या अपनाना। वन वर्ड, वन लाइन आंसर। ठीक है, हम स्थानीय व्यंजन तो साथ साथ में रखेंगे ही, लेकिन अन्य प्रदेशों के व्यंजनों को भी अपनाएंगे, वो अपने भोजन में उनको भी शामिल करेंगे। तो ये क्या है, मिश्रित संस्कृति, खान पान की मिश्रित संस्कृति। दूसरा, खान पान के बदलाव के कौन से फायदे हैं। खान पान के बदलाव के बहुत से फायदे हैं, जैसे हम तरह तरह के व्यंजनों और स्वादों का अनुभव कर पाते हैं। अन्य एक प्रदेश के व्यंजन दूसरे प्रदेश में आसानी से मिल जाते हैं, किसी को भी कोई दुविधा जो है वो नहीं होती है, और इससे हमारी कार्यकुशलता बढ़ती है। हम आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हैं। ठीक है, लेखक इस बदलाव से चिंतित क्यों है। लेखक इस बदलाव से चिंतित है क्योंकि
उसे लगता है कि स्थानीय व्यंजन के बारे में लोग भूलते जा रहे हैं और नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों को खत्म कर रही है, भोजन की शुद्धता जो है वो खत्म हो रही है, लोग जंक फूड की तरफ जो ज्यादा रुचि ले रहे हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ ये है कि हमारे व्यंजन जो हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान है, जो वर्षों से हमारे प्रदेश की पहचान रहे हैं और चले आ रहे हैं, जो हमारे घरों में बनते आ रहे हैं, वो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं। ओके जी, 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप अपनी भाषा में लिखें, इजी शब्दों का चयन करें ताकि मुश्किल ना हो। और तीनों में कोई मुश्किल है भी नहीं। मिश्रित संस्कृति आपको बार बार बताया है कि हम स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ बाहर के व्यंजनों को भी जब अपनाते हैं, अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं, तो यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। दूसरा लाभ मैंने अभी आपको बता दिया कि तरह तरह के खाना खाने को मिलता है, जीभ का स्वाद हमारा बढ़ता है। अगर हम एक प्रदेश का खाना दूसरे प्रदेश में आसान इजीली अवेलेबल है, सभ्यता संस्कृति बनती है, इससे एकता बनती है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। और आर्थिक रूप से सबल होते हैं, हमारी कार्यकुशलता बढ़ती है जब नई नई डिशेस बनाना सीखते हैं, ऑब्वियसली हम दक्ष होते हैं बातों में, चीजों में। ठीक है, तो ये सब फायदे लिखकर आप चिंतित भी लिखेंगे, क्योंकि एक नुकसान भी है कि लोग चीजों को अपनाते तो जा रहे हैं लेकिन अपने स्थानीय व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं और भोजन में अशुद्धता की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लास्ट है स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो स्थानीयता हम जानते हैं कि वैसे व्यंजन जो पीढ़ियों से सदियों से हमारे प्रदेश में खाए बनाए जाते हैं, सभ्यता संस्कृति की हमारी पहचान है, हमारे घरों में पहले से ही बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। ओके, मानिक क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क यही है कि ये तीनों चैप्टर्स, तीनों क्वेश्चंस आप फेयर कॉपी में करेंगे और हॉलीडेज होमवर्क आप सेंड करना शुरू कर सकते हैं कल से। चलिए जी, पाठ 15 नीलकंठ। नीलकंठ क्या होता है? अर्थ पता है इस शब्द का? एनीवन एल्स? कंठ क्या होता है? हाँ भावेश बोलिए। जो शिव जी के गर्दन में जैसे वो ब्लू ब्लू हो गया था ना, जैसे जब वो उनको स्नेक ने जैसे करा है, उसको नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ, हाँ, नीलकंठ का मतलब नीला, नील, कंठ का मतलब होता है और गर्दन। ठीक है, नीलकंठ जिसका गला नीला है। अब शिव ने जब विष पिया था जो समुद्र मंथन से निकला था, हलाहल यहाँ पर, तो उनकी जो गर्दन है वो इतना विष वो था, जहरीला इतना था कि उनकी गर्दन जो है वो पूरी नीली हो गई थी। तब से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। अब केवल शिव ही नहीं, नीलकंठ एक और चीज है हमारे पास, पिकॉक। ठीक है, पिकॉक आपने देखा है, सबने देखा है मोर, उसकी गर्दन देखी है, ब्लू कलर की होती है ना? तो नीला गला नीलकंठ। तो यहाँ एक कहानी है, मोर मोरनी, क्या कहते, बेसिकली ये ट्रेजिक लव स्टोरी है
जानवरों की। ठीक है, शुरू करें। क्वेश्चंस क्लियर है? पिछले लेसन के कॉपी में कर लोगे, 3 ही हैं। तो आज हम अगला चैप्टर कर रहे हैं, पाठ 15 नीलकंठ, और लिखा है मेरे ख्याल से महादेवी वर्मा जी का। एक बार मैं देख लेती हूँ कहीं मैं भूल तो नहीं गई हूँ। हाँ, महादेवी वर्मा, बिल्कुल ठीक। तो नीलकंठ चैप्टर किसके बारे में है? महादेवी वर्मा बताती हैं कि उन्हें किस चीज का शौक था। तरह तरह के जानवरों, उनके पास बहुत बड़ी एक हवेली थी जिसमें काफी कच्ची जमीन हुआ करती थी, और वो तरह तरह के जानवर जो है वो पाला करती थी। उनका घर एक ऐसा इतना खुला सारा था कि घर ना होकर एक छोटा चिड़िया घर था, जिसमें उन्होंने खरगोश रखे हुए थे, कबूतर रखे हुए थे, और बिल्ली थी उनके पास, कुत्ता था, और मोर भी। एक बार क्या, मोर भी वो लेकर आ गई। तो कहानी क्या है कि जो महादेवी वर्मा है, उनके घर में बहुत सारी जगह है, वो बहुत पशु प्रेमी, पशु पक्षी प्रेमी है। तो खूब जो पशु पक्षी हैं उनसे वो प्यार करती हैं। एक बार एक बिहेलिया जो होता है, शिकारी जो पक्षियों को पकड़ते हैं, बेचते हैं, उनसे वो एक जोड़ा जो है वो ले आती हैं, मोर और मोरनी का। ठीक, मोर जो है तब छोटा होता है, तो सब उनको कहते हैं कि ये आपको ठग लिया है, ये मोर नहीं है, ये तीतर है। क्योंकि जब मोर छोटे होते हैं तो पता नहीं चलता है, पंख पुंख नहीं होते उनके। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मोर और मोरनी जो हैं वो बड़े होते गए, और बहुत खूबसूरत मोर जो बना, जिसका नाम महादेवी वर्मी ने क्या रखा? नीलकंठ। ठीक, नीलकंठ, क्योंकि उसकी जो गर्दन थी वो नीली, सुनहरी नीली थी, बहुत खूबसूरत वो मोर बना था। उसके खूब बड़े सारे पंख आ गए थे, और उसको देखकर जो लेखिका है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो बताती है कि किस प्रकार जब सावन आते हैं, सावन आता है, बारिश बादल छाती है, तो वो खूब नाचता था अपने पंख फैलाकर। ठीक, तो वो बताती हैं कि जब वो बड़ा हो गया तब वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया, और उसके साथ साथ जो मोरनी थी, दोनों ही बहुत खुश रहते थे। प्रेमी प्रेमिका राधा, उसका नाम राधा रखा, और जो मोर है उसका नाम नीलकंठ रखा गया। दोनों जो हैं वो काफी खुश रहने लगे। अचानक से क्या हुआ कि लेखिका एक और मोरनी जो है वो घर में ले आई। वो उसका पर क्या था, एक पैर जो है वो टूटा हुआ था, वो लंगड़ा कर चलती थी। एक तो चैट बंद कीजिए सबके सब। अब मैंने किसी को भी मैसेज करते देखा? ठीक है, तो जब नई मोरनी आई तो उसने क्या किया, उससे नीलकंठ और राधा की जो दोस्ती है वो देखी नहीं गई। अब वो राधा को नीलकंठ के पास बैठने नहीं देती थी। उसको उन दो, जब भी वो कहीं पास में बैठे होते तो बीच में आती थी, और राधा को बहुत सारी मार कुटाई करती थी उसके साथ। उसको चोंच मार मार कर जख्मी कर देती थी, भगा देती थी। और इस वजह से क्या था, नीलकंठ जो है वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया था। और लास्ट में इसी दुख के मारे कि वो जो है राधा के साथ नहीं रह पाता, तो ये बताया है कि जानवरों में भी, पशु पक्षियों में भी उतनी ही भावनाएं हैं जितनी मनुष्य में भावनाएं हैं।
जब हम किसी के साथ खुश होते हैं, अचानक से उसका हमसे दूर चले जाना हमारी सेहत पर, हमारे दिल पर वैसा ही बुरा प्रभाव डालता है। तो ये बताया है कि किस प्रकार एक हंसता खेलता जोड़ा या नीलकंठ जो मोर था, उसने अपने दिल पर सारी बात लगा ली और इस वजह से लास्ट में वो मर जाता है, कि उसकी जो राधा है वो उससे दूर हो जाती है। ठीक है, तो उसके मरने के बाद बेचारी जो राधा है वो भी बहुत ज्यादा क्या कहते अकेला रहना शुरू कर देती है, उदास रहती है। तो बीच बीच में मोटे मोटे पाठ हम इसमें पढ़ेंगे। कहानी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है कि किस प्रकार मोटिव मेन कहानी का मकसद क्या है। महादेवी वर्मा या लेखिका जो है वो ये बताना चाहती हैं कि सिर्फ मनुष्य में भावनाएं नहीं होती, भावनाएं किसमें हैं, पशु और पक्षियों में भी सेम होती हैं जैसी भावनाएं मनुष्य में होती हैं। प्यार है, नफरत है, गम है, ये सारी भावनाएं, सारे इमोशंस केवल मनुष्य में नहीं होते, पशु और पक्षियों में भी होते हैं। जिनके घर में पेट्स हैं वो जानते हैं कि जैसे ही आप घर जाते हैं, आपका डॉगी है बड़ा छोटा किस प्रकार आपसे प्यार करता है ना। तो आप कहीं बाहर जाने लगते हैं तो आपके पीछे पीछे जाता है कि मुझे भी जाना है साथ में, तो ऐसे आपको देखता है कि मैं भी जाऊंगा, फिर आपकी कमीज खींचेगा पीछे आने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। इट मीन्स कि वो बेचारे जानवर या पशु पक्षी जितने हैं वो सब इमोशंस को समझते हैं। जितने इमोशंस हम मनुष्य में हैं उससे कहीं ज्यादा इमोशंस जो हैं वो पशु पक्षियों में पाए जाते हैं। ठीक, यही इस कहानी का शिक्षा आप कह सकते हैं, सार कह सकते हैं, भाव है कि लेखिका क्या बताना चाहती है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। मैंने पहले बताया लेखिका जो है वो बहुत सारी पशु पक्षी प्रेमी है, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। तो यहाँ एक बार जब वो स्टेशन से वापस लौटी तो उनको ध्यान आया कि वो एक जो दुकान है जहाँ पे ये सारी चीजें बिकती हैं, पशु पक्षी बिकते हैं, एक बार वहां का चक्कर लगा कर आए। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आपके आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ के एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चों को पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, अब पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में इंसान का दिल है, मारने के लिए मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया कि आपने मंगवाए हैं। हर किसी को अपनी चीजें बेचने का टैक्ट होता है, तो वो इमोशनली उसको पता है कि लेखिका जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़ी हुई है पशु पक्षियों से, तो वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल सा करता हुआ कहता है कि जो लोग इनके पंजों से दवाइयां बनाते हैं वो लोग मेरे पास आए थे कि ये हमें दे दो, लेकिन मैं इतना पाप नहीं कर सकता, तो मैंने ये बोला कि ये मैंने आपके लिए रखे, ये मोर मोरनी है, ले जाए। ठीक, तो अब लेखिका क्या करती हैं, उन दोनों छोटे छोटे मोर मोरनी को अपने घर ले आती हैं। ठीक है, घर पहुंचते ही सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। अब मोर एकदम से नहीं बनता, मोर वैसे बहुत साइज में बड़ा होता है लेकिन उसको बड़े होने में टाइम लगता है। जब छोटे होते हैं तब वो चिड़िया की तरह, तीतर की तरह ही दिखाई देते हैं। जैसे आप देखते हो ये बड़ी वाली चिड़िया उड़ती है ना, जिसको आप कुग्गी कहते हो, ऐसी थोड़े इससे बड़े होते हैं तीतर। तो उस वक्त मोर के पंख नहीं होते हैं, ये सब चीजें बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं तो चीजें आती हैं। ठीक है, पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर मैंने दरवाजा खोला, फिर 2 कोठड़ी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। सबसे पहले उसने क्या कहा कि इनको वहां ना छोड़ू जहां सबको रखा है, वो उनको अपने पढ़ने वाले कमरे में ले आई और वहां पे उनका पिंजरा रख दिया। और साथ में उन्होंने क्या किया कि खाना पानी भी उनके लिए रख दिया। आगे खिड़कियों में तो जाली थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर चित्रा
इन नवागुंतों का पता लगा सकती थी और उसके शोध का परिणाम क्या होता यह अनुमान लगाना भी कठिन होता। तो लेखिका की बिल्ली है जिसका नाम क्या है, चित्रा है, तो वो बता रही हैं कि अगर मैं इनको कहीं गलती से भी बाहर रख देती तो चित्रा जो है वो इनको क्या करती, खाती तो नहीं, लेकिन जब जानवर एक दूसरे जानवर का निरीक्षण करते हैं तो पंजे पुंजे मारकर उनको घायल कर देते हैं। तो वो यही कह रही है कि अगर मैं गलती से भी वो दरवाजा खुला छोड़ देती तो चित्रा इन दोनों कबूतरों मोरों का बुरा हाल कर देती। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती। तो कहते हैं पाली हुई बिल्ली है, वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, लेकिन चूंकि चीजें नई हैं, जब आपके घर में भी पेट हो, आप अचानक से कोई नया पेट ले आओ तो वो उछलेगा उसको सूंघने के लिए, उसको उसके पीछे भागने के लिए कि मुझे दिखाओ क्या चीज लाएं। इवन आप पेट ना भी लाएं, आप एक छोटा टेडी बियर उसको दिखाएं, वो उसके लिए क्यूरियोसिटी हो जाएगी उसके मन में, है ना। तो इसी तरह वो जो बिल्ली है वो दरवाजे के आसपास फिर रही थी कि अंदर कोई नई चीज आई है। उसे बेचारी को पता नहीं लग रहा था, लेकिन बार बार जो है उसे पता था कि अंदर कुछ ना कुछ है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया और मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। अब उसने देखा कि जो मोर है वो कभी इधर भाग रहे कभी उधर, और उसके कमरे का बुरा हाल हो गया है जहां वो अपना लिखाई पढ़ाई का काम करती थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर बड़ी मुश्किल से उनको निकाला और बड़ी जाली में, बड़े केज में रख दिया, बाहर जो खुली जगह उसने बनाई थी जानवरों के रहने के लिए। दोनों नवागंतुकों में पहले रहने वालों का कौतूहल जगाया। कौतूहल मतलब क्या होता है, किसी चीज को जानने की हमारी इच्छा जो है वो क्या है, कौतूहल। वो सिर्फ ना हम में है, बल्कि मैंने आपको भी बताया कि कहानी का मेन मोटिव या भाव क्या है, जानवरों में इमोशन होते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया कि जैसे ही चिड़ियाघर में दोनों जानवर आ गए तो बाकी वाले सब क्या है, उनमें हलचल होने लग गई, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होने लग गई, कौन आया कौन आया। नववधु के आगमन पर परिवार, वो कहते हैं कि इस तरह बाकी सारे एक्साइटेड हो गए, बाकी सारे मेंबर्स इस तरह एक्साइटेड हो गए जैसे परिवार में एक नई दुल्हन आती है, उसको देखने के लिए सारे एक्साइटेड होते हैं। इसी तरह इन नए दो जानवरों को देखने के लिए बाकी सारे जानवर जो हैं वो उत्साहित थे। कैसे, लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। कबूतर का नाम क्या है, लक्का, या लक्का कबूतर होते ही हैं, एक जाति का नाम भी है कबूतरों की। और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गुटर की रागनी अपनाने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। कितनी अच्छी बात है, उसके पास कितना कुछ है, कबूतर हैं, खरगोश हैं, छोटे बड़े दोनों तरह के खरगोश हैं, तोते हैं। तो वो कहती है सब बड़े खुश, सब देख रहे हैं नए नए जानवर आए, कौन है कौन है, कोई पीछे भाग रहा है, कोई लुढ़क रहा है, उनके पिंजरे को घेर रखा है सबने। ठीक, तो वो कह रही थी कि उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा जो मिनी चिड़ियाघर है, छोटा चिड़ियाघर मैंने बना रखा है, उसमें क्या आ गया है, तूफान आ गया है उन दोनों के आने से। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। इल्ली क्या होता है, कैटरपिलर को जब आप बटरफ्लाई बनते देखते हैं तो वो इल्ली का तितली बनना, ये बताया उसने। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। कलगी जो मोर के सर पे होती है, बड़े अच्छे 3-4 ऐसे मोटे से चमकीली कलगी होती। बेसिकली मोर सबसे खूबसूरत जानवर है इस धरती का, है ना, तभी वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो वो बताते हैं कि उसकी जो वो बहुत चमकीली और ऊंची हो गई, उसकी चोंच और ज्यादा पैनी हो गई। पैनी मतलब तीखी हो जानी। गोल आंखों में इंद्राणी की नीलाव झुती झलकने लगी। उसकी आंखें गोल हो गई और उसमें उसके पंखों का नीला रंग झलकने लगा था। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भांगिना में धूप छाही तरंगे उठने लगी।
तो जो गर्दन है, जब वो गर्दन इस तरह हिलाता था या ऐसे ऐसे चलता था, तो उसकी गर्दन में इस तरह जैसे लहरें चलती हैं, वैसे ग्रीन और ब्लू कलर की लहरें जो हैं वो चलने लगी। इसी तरह वो बताती कि उसकी पूंछ लंबी हो गई, उसके पंखों पर इंद्रधनुषी रंग उद्दीपन हो गए। सबने मोर देखा है, नहीं देखा तो एक बार नेट में से खोलकर देख लेना किस प्रकार उसके पंख होते हैं, खूबसूरत। सॉरी। आप भी अपना ख्याल रखें, मौसम ठीक नहीं है, सबसे पहले गला खराब हो रहा है और उसके बाद जुकाम और फिर चलिए आगे। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु लंबी दूबचाही गर्दन, हवा में कलगी, पंखों का श्वेत श्याम पत्र लिखा, मंदर गति, मतलब मंदर गति क्या होता है, धीरे धीरे नाचते नाचते ऐसे चलते हैं ना पशु पक्षी वैसे, तो वो मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। सहचारिणी साथी, ठीक है। तो कहते हैं कि मोर जितना खूबसूरत था, मोरनी के पंख नहीं होते आप जानते हैं ना, तो मोरनी इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यारी लगती थी और दोनों का जोड़ा बहुत खूबसूरत लगता था। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान साथ रहने के मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मोर मोरनी का नाम नीलकंठ और राधा क्यों रखा गया, ये क्वेश्चन भी है। तो नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ, और वो जैसे कृष्ण के साथ राधा हमेशा रहती थी, इसी प्रकार वो अपने मोर के साथ मोरनी हमेशा रहती थी, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, राधा रखा गया। बाकी कल करते हैं, ठीक है।